नमस्कार। मैं पंकज कुमार एक बार फिर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से आज भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित साधारण अपवाद के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 96 से 106 के बारे में चर्चा करूंगा। ऐसे तो अध्याय 4 में धारा 76 से 106 कुल 30 धाराओं के बारे में चर्चा की गई है। ये सारे साधारण अपवाद में आते हैं, परंतु निजी प्रतिरक्षा संपत्ति एवं शरीर से जुड़ी हुई प्रतिरक्षा के बारे में धारा 96 से 106 कुल 10 धाराओं में वर्णन किया गया है। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक औचित्यपूर्ण अधिकार है। इन धाराओं में शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। इन धाराओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, शरीर तथा संपत्ति की आत्मरक्षा से संबंधित उपबंध धारा 96, 97, 98, 99 एवं धारा 97 क्लॉज 1 में वर्णन है। दूसरा, शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित अधिकार धारा 101, 102 एवं 106 धारा 97 क्लॉज 2 के साथ वर्णन है। तीसरा, संपत्ति के प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित उपबंध धारा 103 से 105। लोगों के शरीर तथा संपत्ति की रक्षा करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। यह दायित्व बहुत बड़ा है। इसका निर्वाह करना राज्य की सामर्थ्य से परे है। इस सीमा के परिप्रेक्ष्य में राज्य विधिक सीमाओं के अधीन निजी हिंसा के द्वारा शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का विधिक अधिकार देता है। इस प्रकार आत्मरक्षा का अधिकार एक प्रतिकारात्मक अधिकार। आत्मरक्षा के अधिकार की प्रकृति नेचर ऑफ सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस। इस अधिकार का आधार आवश्यकता एवं समीचीनता है, किंतु यह अधिकार आवश्यकता के सिद्धांत के अपेक्षा संकीर्ण है। इस अधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जबकि निजी हिंसा के सिवाय अन्यथा आक्रमण को टालना संभव न हो। यह अधिकार निवारक, प्रतिकारात्मक तथा प्रचंड है, किंतु इसका प्रयोग विधिक मर्यादाओं के अधीन ही किया जा सकता है। यह एक विधिक अधिकार है। इसका आधार प्रतिरोधित व्यक्ति की वास्तविक आपराधिकता नहीं है। इसका आधार प्रयासित कृत्य का प्रकटतः दोष का होना है। अतः इस अधिकार का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के कृत्य के विरुद्ध भी किया जा सकता है जो दुराशय धारण नहीं कर सकते। यह अधिकार निवारक है। अतः वास्तविक हमले के समय तथा हमले की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह अधिकार विद्वेषात्मक या दंडात्मक नहीं है। अतः अपराधपूर्ण हो जाने के पश्चात निजी हिंसा का प्रयोग अवैध होगा। यह अधिकार सामुदायिक हित का संरक्षण करता। अतः इस अधिकार का प्रयोग न केवल अपने शरीर एवं संपत्ति की रक्षा के लिए बल्कि किसी अन्य के संपत्ति तथा शरीर के रक्षा के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि नितांत अजनबी के पक्ष में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इंग्लिश लॉ में इस अधिकार का प्रयोग अजनबी के पक्ष में नहीं किया जा सकता। इस अधिकार का प्रयोग आसन्न आक्रमण को विफल करने के लिए किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि आसन्नता युक्तियुक्त, प्रबल तथा वास्तविक हो। यह काल्पनिक, मिथ्या या नाटकीय नहीं होना चाहिए। जयदेव 1963 सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकरण में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने यह प्रेक्षित किया कि पीछे हटकर या पलायन करके आक्रमण को टालने का नियम भारत में लागू नहीं है। योगेंद्र मोरारजी 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकरण में न्यायमूर्ति सरकारिया ने यह प्रेक्षित किया कि आक्रमणकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह पहले पीछे हटकर आक्रमण को टालने का प्रयास करे। सर हेनरी मेन ने पीछे हटकर आक्रमण टालने की आलोचना की है। उनके अनुसार यह नियम इस मूल विचार के प्रतिकूल है कि उचित को अनुचित के समक्ष नहीं झुकना चाहिए। आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई कोई भी बात अपराध नहीं है।
धारा 96, आत्मरक्षा के अधिकार में की गई कोई बात अपराध नहीं है। धारा 96 में यह सीमा विवक्षित है कि आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई बात विधिक सीमाओं के अधीन होना चाहिए। चूंकि आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई कोई बात अपराध नहीं है, अतः ऐसी बात के विरुद्ध आत्मरक्षा के जवाबी अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह गोरी शेख 1917 में वर्णित है। सोनालाल 1981 सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अप्रूव भी किया गया है। जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे हो, वहां आत्मरक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। सर जॉन एज, चीफ जस्टिस, क्वीन वर्सेस रूपा, आक्रमणकर्ता आत्मरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। राम स्वरूप 1974 सुप्रीम कोर्ट, ऐसा व्यक्ति जो आक्रमण को आमंत्रित करता है वह आत्मरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पुसू 1983, आत्मरक्षा का अधिकार वहीं प्रयुक्त किया जा सकता है जहां जवाबी आक्रमण के सिवाय अन्यथा आक्रमण से न बचा जा सकता हो। विजय पाल 1984 दिल्ली। शरीर एवं संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार, धारा 97, धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार प्रावधानित करती है। इस धारा के उपबंध धारा 99 के अधीन है। धारा 99 आत्मरक्षा के अधिकार की सामान्य वैधानिक सीमाएं नियत करती है। धारा 99 सभी व्यक्तियों के पक्ष में आत्मरक्षा के अधिकार का प्रावधान करती है। अतः नागरिक, अनागरिक, वयस्क, अवयस्क सभी व्यक्ति विधिक सीमाओं के अधीन इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 97 का प्रथम खंड शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध संहिता के अध्याय 16 धारा 299 से 377 में प्रावधानित है। धारा 101, धारा 100, धारा 101, धारा 102 तथा धारा 106 शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार के विशिष्ट दृष्टांत हैं। धारा 97 का द्वितीय खंड संपत्ति के आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। धारा 97 का द्वितीय खंड ऐसे किसी कृत्य के विरुद्ध संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है जो निम्नलिखित अपराधों की परिभाषा या उसके प्रयत्न की परिधि में है। ए चोरी, बी लूट, सी रिष्टि, डी आपराधिक अतिचार। धारा 97 को के द्वितीय खंड जितना संकीर्ण प्रतीत होता है, वस्तुतः यह उतना संकीर्ण नहीं है। धारा 97 के द्वितीय खंड को शब्द सामीप्यता के नियम की सहायता से निर्वचित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से इस खंड का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत तथा व्यवहारिक हो जाता है। निम्नलिखित अपराध भी इस खंड की परिधि में आ जाएंगे। ए उद्यापन, बी डकैती, सी अग्नि द्वारा रिष्टि, डी विस्फोटक द्वारा रिष्टि, ई गृह अतिचार, एफ गृह भेदन, जी रात्रगृह अतिचार, एच प्रच्छन्न गृह अतिचार, आई रात्रगृह भेदन। उपरोक्त सभी के प्रयत्न भी खंड 2 की परिधि में होंगे। धारा 103 से 105 संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के विशिष्ट रूप हैं। ऐसे व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार जो चित्त विकृत आदि हो। धारा 98, धारा 98 ऐसे व्यक्तियों के कृत्य के विरुद्ध भी आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्याभूत करती है जो या तो अपराध करने में अक्षम है या जिनका कार्य अपराध गठित नहीं करता। धारा 98 निम्नलिखित व्यक्तियों के कृत्य के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। ये यूथ 7 साल से कम का व्यक्ति, बी इमैच्योर 12 साल से कम का व्यक्ति, सी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पागल चित्त व्यक्ति, डी भ्रम के अंतर्गत किया गया कार्य। धारा 98 का नीतिगत आधार निम्नलिखित है। आत्मरक्षा के अधिकार का आधार व्यक्ति के कृत्य की वास्तविक आपराधिकता नहीं है। इसका आधार प्रतिरोधित व्यक्ति के कृत्य का प्रकटतः दोषपूर्ण होना है। किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को बालक, अपरिपक्व व्यक्ति, चित्त विकृत या मत व्यक्ति या भ्रमित व्यक्ति की कृपा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति का मूल्य या महत्ता व्यक्ति सापेक्ष नहीं हो सकती। इनका मूल्य तथा महत्व सापेक्षता से परे है। आत्मरक्षा के अधिकार का सामान्य निर्बंधन धारा 99 में वर्णित है। धारा 99 में कुल 4 खंड तथा 2 स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण 1 तथा 2 क्रमशः धारा 99 के खंड 1 तथा 2 के साथ पठनीय है। धारा 99 के प्रथम खंड में वर्णित परिस्थितियों में लोक सेवक के कृत्य के विरुद्ध आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। धारा 99 के खंड 2 में वर्णित परिस्थितियों में लोक सेवक के निर्देशाधीन कार्यरत व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार न होगा। धारा 99 का खंड 3 उन मामलों में आत्मरक्षा के अधिकार से वंचित करता है जिनमें लोक सेवक के माध्यम से बचाव का समय उपलब्ध हो। खंड 4 बल प्रयोग या अपहानि की मात्रा से संबंधित है। उतनी ही अपहानि कारित की जानी चाहिए जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक है। अपहानि की मात्रा तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। न्यायालय का दृष्टिकोण वस्तुपरक होना चाहिए। अमजद खान 1952 सुप्रीम कोर्ट। बल प्रयोग की अपेक्षित मात्रा के निर्धारण स्वर्णिम तराजू से नहीं किया जा सकता। कब शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है। धारा 100 धारा 99 के अधीन है। धारा 100 में निम्नलिखित हमले सूचीबद्ध किए गए हैं। पहला हत्या, दूसरा घोर उपहति, तीसरा बलात्संग, चौथा अप्राकृतिक काम तृष्णा, पांचवा अपहरण या व्यपहरण, छठा सदोष परिरोध। उपरोक्त में से किसी भी हमले के विरुद्ध रक्षक आक्रमणकर्ता की स्वेच्छापूर्वक मृत्यु या उसे कोई अपहानि कारित कर सकता है। कब शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का तक विस्तृत होगा। धारा 101 धारा 101 अवशेषी खंड। यह धारा उन हमलों के संबंध में लागू होती है जो धारा 100 में सूचीबद्ध हमलों से भिन्न है। रक्षक आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने से अन्यथा कोई अपहानि कारित कर सकता है। शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार का प्रारंभ तथा उसका जारी रहना। धारा 102 अपराध या उसके प्रयत्न की धमकी से शरीर के प्रति संकट की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होने के साथ ही अधिकार प्रारंभ हो जाएगा, चाहे वह अपराध किया न गया हो। यह अधिकार ऐसी युक्तियुक्त आशंका के बने रहने तक बना रहता है। प्राण घातक हमले के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि का जोखिम हो। धारा 106 धारा 106 वहाँ लागू होती है जहाँ रक्षक पर ऐसा हमला या उसका प्रयत्न किया गया हो जो प्राण घातक है, अर्थात जो मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है। इस धारा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम में डालते हुए शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार को प्रभावी प्रयोग की अनुमति देती है। धारा 106 के समानांतर संपत्ति के आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार। धारा 97 का द्वितीय खंड संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्याभूत करता है। खंड 2 निम्नवत है। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध हैं, या जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। धारा 103, 104 तथा 105 संपत्ति के आत्मरक्षा के अधिकार की विशिष्ट दृष्टांत हैं। धारा 97 का द्वितीय खंड तथा धारा 103, 104 तथा 105 पूर्ववर्ती धारा 96, 98, 99 के साथ पठनीय है। कब संपत्ति के आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। धारा 103 धारा 103 के उपबंध धारा 99 के अधीन है। धारा 103 में कुल 5 खंड हैं। 5वां खंड स्थानीय संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। यह अग्नि या विस्फोटक द्वारा रिष्टि के मामलों में संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार का दोषकर्ता की स्वैच्छिक मृत्यु कारित करने तक विस्तृत करता है। धारा 103 की परिधि में आने वाले मामले में दोषकर्ता की स्वैच्छिक मृत्यु या कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। पहला लूट, दूसरा रात्रोगृह भेदन, तीसरा अग्नि द्वारा रिष्टि, भवन, टेंट, जलयान में, चौथा चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार ऐसी परिस्थिति में जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करती हो। पांचवा विस्फोटक या अग्नि द्वारा रिष्टि।
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में स्थानीय संशोधन द्वारा अंतर्स्थापित है। कब संपत्ति के आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक विस्तृत होगा। धारा 104। धारा 104 एक अवशेषी खंड है। यह धारा 99 के अधीन है। इसकी परिधि में ऐसी चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार के मामले आते हैं जिनमें मृत्यु या घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका नहीं है। रक्षक स्वैच्छिक मृत्यु कारित करने के सिवाय संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में दोषकर्ता को कोई अपहानि कारित कर सकता है। धारा 99 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति के आत्मरक्षा के अधिकार का प्रारंभ तथा उसका बना रहना। धारा 105। धारा 105 निम्नलिखित